एक लड़की मरती है, उसके शरीर पर मौत से पहले 4 चोटों के निशान थे और जिस सिस्टम को उसे इंसाफ देना चाहिए था, लेकिन एक्यूज्ड को गिरफ्तार करने से पहले ही उसे बेल दे दी जाती है। 15 मई 2026 भोपाल। टूइसा की मौत के सिर्फ 3 दिन के बाद ही उस घर के रिटायर्ड जज खुलेआम सेशन कोर्ट जाकर अपने लिए एंटीसिपेटरी बेल ले लेती है, बिना एक भी दिन जेल में बिताए। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जो अमीर और पावरफुल लोगों के लिए अपने ही रूल्स को तोड़ देता है। हेलो दोस्तों, आई एम सुमित एंड वी विल एक्सप्लोर हाउ इंडियाज लीगल सिस्टम कैन समटाइम्स बिकम अ शील्ड फॉर द एवरी पीपल इट्स सपोज टू होल्ड अकाउंटेबल। टूइसा शर्मा ये किसी की पहचान की मोहताज नहीं थी। नोएडा के ग्लैमर, कैमरा और लाइट्स के बीच उसने अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई हुई थी। एक ऐसी लड़की जो अपने कंडीशंस पे जीती थी। मॉडलिंग, एक्टिंग, कॉर्पोरेट करियर। 33 साल की उम्र में टूइसा के पास सब कुछ था। एक सेटल्ड लाइफ, एक बड़ा नेटवर्क और एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कैमरे के फ्रेम से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। लेकिन दिसंबर 2025 में इस कहानी में एक नया पन्ना जुड़ता है। टूइसा शर्मा की शादी होती है भोपाल के एक एडवोकेट समर्थ सिंह से, जो कानून के एक बड़े घराने से था। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज गिरिबाला सिंह का बेटा। नया शहर, नया घर और आंखों में नए सपने। टूइसा जब भोपाल गई थी तो उसके हाथों की मेहंदी गहरा रंग ले रही थी। उसका परिवार कहता था वो खुश थी, बहुत खुश। लेकिन शादी के कुछ हफ्तों बाद ही इस कहानी का रंग बदलने लगा था। नोएडा फ़ोन करने वाली टूइसा की आवाज़ बदल गई थी। उसकी आवाज़ में अब एक ऐसी खामोशी थी, एक ऐसा वेट था जो वो चाहकर भी अपने परिवार के सामने बयां नहीं कर पा रही थी। साल 2025। टूइसा और समर्थ की मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर होती है। आज के दौर की लव स्टोरीज का सबसे नया और आम दरवाज़ा। एक स्वाइप, एक मैच और एक हाय। बातें बढ़ने लगी, घंटों लंबे कॉल्स, वीडियो कॉल्स और फिर मिलने के सिलसिले शुरू हुए। दोनों को लग रहा था कि उन्हें अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल चुका है। परिवार को बताया गया नोएडा और भोपाल के रिश्ते जुड़े। 9 दिसंबर 2025 को दिल्ली में एक ऐसी शादी हुई जिसे पूरा शहर देखता रह गया। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा सोशल इवेंट था। एलाइट सर्कल का एक स्टेटमेंट था और उस पूरे कमरे में टूइसा सबसे खूबसूरत, सबसे ज़्यादा चमकती हुई दुल्हन थी। और फिर वो भोपाल आई अपने नए घर में, अपने नए परिवार के पास, एक नई ज़िंदगी शुरू करने। लेकिन कानून और रुतबे के उस बड़े से घर के अंदर जो उसका इंतज़ार कर रहा था, वो किसी डेटिंग ऐप के प्रोफाइल पर नहीं लिखा था। समर्थ सिंह भोपाल का एक यंग क्रिमिनल एडवोकेट जो एमपी हाई कोर्ट में कानून की दीवारों के बीच केस लड़ता था। उम्र में लगभग टूइसा के ही बराबर, लेकिन इस लड़के के पीछे एक ऐसी दीवार थी जिसे हिला पाना आम इंसान के बस की बात नहीं थी। उसकी मां गिरिबाला सिंह, एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। इस इक्वेशन को थोड़ा गौर से समझा जाए तो जहाँ कानून की किताबें बिछी हो, जहाँ कोर्ट का आदर नहीं बल्कि असर चलता हो, और जहाँ पावर और कनेक्शन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो, वहाँ समर्थ ने बचपन से देखा था कि सिस्टम काम कैसे करता है, केस को हैंडल कैसे किया जाता है, और सबसे बड़ी बात, कानून के इन लूप होल्स को अपने मतलब के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। और फिर साल 2024 में कानून का यही खिलाड़ी अपने फ़ोन पर एक डेटिंग ऐप खोलता है। ये वही एक छोटा सा पल था जहां नोएडा की एक आज़ाद ख्याल मॉडल, एक भोपाल के इस पावरफुल एडवोकेट की ज़िंदगी अचानक से एक दूसरे से टकराने वाली थी। भोपाल का एक पोर्च और अपस्केल इलाका, कटारा हिल्स, रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह का आलीशान घर, जो अब नोएडा की मॉडल टूइसा शर्मा का भी नया घर था। बाहर से सब कुछ एकदम नॉर्मल था, एक सेटल्ड कामयाब परिवार का घर। लेकिन परिवार का आरोप है कि इन ऊंची और आलीशान दीवारों के पीछे जो चल रहा था वो बहुत ही खौफनाक था। टूइसा को हर दिन, हर पल मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था। डोरी के लिए लगातार दबाव और हर एक सांस पर कानून के इस घर का पहरा था। और इस केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब परिवार ने रिवील किया कि टूइसा प्रेग्नेंट थी और उस पर इस नई जिंदगी को इस दुनिया में आने से पहले ही टर्मिनेट करने का, उसे ख़त्म करने का रिलेंटलेस प्रेशर बनाया गया। फिलहाल ये परिवार के आरोप हैं जिसकी जांच अब देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एक बहुत ही हैरत अंगेज बात नोट की। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि टूइसा शर्मा के व्हाट्सएप चैट्स में ये पूरा दर्द साफ दिखता है। मौत के उस आखिरी मोड़ पर खड़े होकर उस लड़की ने किसी को अपना सब कुछ बताया था। हर एक दर्द, हर एक जुल्म जो वो सीधे बोलने से डर रही थी, वो उन मैसेजेस में दफन था। जनवरी 2026, शादी के ठीक 1 महीने बाद नोएडा में परिवार के पास फ़ोन आते थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। फरवरी, सिर्फ 4 हफ्ते बीते थे, लेकिन अब फ़ोन पर टूइसा की टोन थोड़ी भारी होने लगी थी। उसके लफ्ज़ों में, उसकी आवाज़ में कुछ अलग था। मार्च में टूइसा एक बार नोएडा अपने घर आती है, कुछ दिन रुकती है और वापस चली जाती है। लेकिन इस बार परिवार ने साफ नोटिस किया था कि ये वो टूइसा बिल्कुल नहीं थी जो यहाँ से गई थी। अप्रैल आते आते भोपाल से कॉल्स आना और भी कम हो गए थे।
लेकिन अब जब बात होती थी तो फ़ोन के उस पार से जो डर और तकलीफ सुनाई देती थी उसे परिवार के लिए इग्नोर कर पाना नामुमकिन हो चुका था। उन्हें एहसास हो चुका था कि कुछ बहुत ही बड़ा गलत हो रहा है, लेकिन गलत क्या है वो इस बात की गहराई तक पहुंच नहीं पा रहे थे। और जब तक ये इस बात समझ आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुलसा के व्हाट्सएप चैट्स आज पब्लिक है और जो भी उन्हें पढ़ता है वो दिल थाम के बैठ जाता है। 7 मई 2026 तुलसा ने अपनी माँ को लिखा। उसने लिखा, कल सुबह फ़ोन करना, पता नहीं मैंने क्या किया। समर्थ ने कहा है 1 साल से झेल रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा मम्मी, मैं करूँ तो क्या करूँ। रेखा शर्मा, तुलसा की माँ, आज मीडिया के सामने कहती है मुझे बहुत पछतावा है कि मैं उसका दर्द नहीं समझ पाई। काश मैं सुन लेती, काश मैं चली जाती उस दिन। 7 मई को उसने लिखा, प्लीज़ आ जाओ, मुझे यहाँ से ले जाओ। वाई डिड यू सेंड मी टू भोपाल, आई डोंट वॉन्ट टू लिव हियर। और एक चीज़ और थी उस चैट में, तुलसा ने बताया था जब भी उसकी माँ का मैसेज आता था लव यू टुक टुक या मिस यू टुक टुक, तो समर्थ चिड़चिड़ा हो जाता था और कहता था कि तेरी माँ का बहुत मैसेज आता है, तेरी माँ बहुत लिखती है। एक माँ और बेटी का प्यार समर्थ यहाँ भी टॉलरेट नहीं था। और सिर्फ माँ तक ही नहीं, तुलसा ने अपने एक करीबी दोस्त को एक मैसेज किया था। उसने लिखा था, पापा से नाक रगड़वा कर माफ़ी मंगवाना चाहता है। तुलसा के पिता को ह्यूमिलेट करना चाहते थे, नाक रगड़वा के, माफ़ी मंगवा के। ये मैसेजेस अब सीबीआई के पास है, कोर्ट में सबसे बड़ा एविडेंस है। डिजिटल फोरेंसिक्स इनकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर रही है और ये मैसेजेस एक ऐसी टाइमलाइन बनाते हैं जो बिल्कुल क्लियर है। जनवरी से लेकर मई तक तुलसा धीरे धीरे एक ऐसी जगह बंद होती चली गई जहाँ से वो खुद नहीं निकल सकती थी। हर मैसेज थोड़ा और डेस्परेट था, हर मैसेज थोड़ा और हेल्पलेस था। और 7 मई वाला मैसेज एक बेटी का क्राई फॉर हेल्प था। अगर कोई उसे सुन लेता तो शायद 12 मई कभी आता ही नहीं। तुलसा की व्हाट्सएप चैट्स में एक और बात थी जो शायद सबसे ज़्यादा दर्द देती है, प्रेगनेंसी। तुलसा प्रेग्नेंट थी, ये सच है, और इस प्रेगनेंसी के बारे में जो हुआ वो इस केस का सबसे डार्क चैप्टर है। इन्वेस्टिगेटर्स ने समर्थ के व्हाट्सएप मैसेजेस रिकवर किए जिसमें उसने अनबोर्न चाइल्ड की पैटर्निटी पर ही सवाल उठाया था। सोचो, एक पल के लिए तुलसा भोपाल आई थी एक नई जिंदगी लेकर, और जब उसने बताया कि वो माँ बनने वाली है तो जवाब में मिला शक, इल्ज़ाम, ये बच्चा मेरा नहीं है। समर्थ ने पुलिस को बताया कि वो खुद मां बनना चाहता था और उसने क्लेम किया कि अबॉर्शन तुलसा की मर्जी से मेडिकल कंसल्टेशन के बाद हुआ। दोनों साथ डॉक्टर के पास गए, प्रेस्क्रिप्शन लीगली ली, लेकिन सीबीआई अब उन मेडिकल डॉक्यूमेंट्स और ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स को वेरीफाई कर रही है। और इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ जो व्हाट्सएप चैट्स लगी है वो समर्थ के उस बयान को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि वो और उसकी मां बच्चा चाहते थे। तुलसा की मां रेखा शर्मा का कहना है कि तुलसा ने उन्हें बताया था कि प्रेगनेंसी के बाद जो हुआ समर्थ का बिहेवियर और बदल गया था और जो टॉर्चर हुआ था वो और इंटेंस हो गया था। तुलसा की फैमिली ने एलिगेशन लगाया है कि प्रेगनेंसी से जुड़े डिस्प्यूट के बाद तुलसा की मेंटल और इमोशनल तकलीफ और बढ़ गई थी। ये मतलब बेशर्मी की इंतहा है ये कि एक क्रिमिनल को आपने खुला छोड़ा हुआ है। पुलिस ने माना है, कल दलील में साफ साफ लिखा है कि ये बहुत इन्फ्लुएंसिव लोग हैं, ये साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इन्होंने जो भी इल्ज़ाम लगाए, ड्रग का इल्ज़ाम लगाया, पुलिस ने इसको निगेट कर दिया है कि देयर इज़ नो ड्रग फाउंड इन हर बॉडी। आज आप ये देखिए कि एक इल्ज़ाम लगाना कितना आसान है, सिंकोफीनिया बताया जा रहा है उसको, जबकि लड़की, आप भी देख के आए कि उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए, सारी जगह से प्रोटेस्ट हो रहा है कि कितनी अच्छी डायनामिक लड़की थी। हमने बहुत प्यारी बच्ची इनको दी थी जो एक मल्टी टैलेंटेड लड़की थी। एक औरत जो मां बनने वाली थी उसे अपने ही घर में अपने ही पति के सवालों का सामना करना पड़ा, ये बच्चा मेरा नहीं है। कोई भी इंसान ये सुन के टूट जाता, तुलसा भी टूटी। और यहाँ एक और ट्विस्ट है जो इस केस को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है। सीबीआई ने समर्थ के फ़ोन से कुछ व्हाट्सएप डिलीटेड चैट्स भी रिकवर किए हैं जो अब फोरेंसिक एनालिसिस में है। डिलीट की गई चैट्स, क्या था उन चैट्स में, क्या था जो समर्थ नहीं चाहता था कि कोई देखे। 12 मई 2026 भोपाल का कटारा हिल्स एरिया, रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के घर में सीसीटीवी कैमराज लगे थे और उन्होंने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो आज इस केस का सबसे बड़ा और खौफनाक एविडेंस है। पहली क्लिप सिर्फ 11 सेकंड का है। तुलसा शर्मा अपने घर की सीढ़ियों पर चढ़ रही है टेरेस की तरफ, बिल्कुल अकेले, सिर्फ 11 सेकंड्स, और उसके बाद वो हमेशा के लिए इस फ्रेम से बाहर निकल जाती है। लेकिन कहानी का सबसे अजीब मोड़ आता है दूसरी क्लिप्स में जो 2 मिनट से ज़्यादा लंबा है। तुलसा का पति समर्थ सिंह और 2 और आदमी तुलसा की बेजान बॉडी को उन्हीं सीढ़ियों से नीचे ला रहे हैं। तुलसा लाइफलेस है और उसे सीढ़ियों पर ही सीपीआर देने की कोशिश हो रही है।
लेकिन यहाँ कानून और फोरेंसिक के बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। सीडीओ पर सीपीआर, कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल कॉल नहीं, कोई इमीडिएट एम्बुलेंस नहीं। एक ऐसी अनइवन जगह पर सीपीआर देना मेडिकली पूरी तरह से सेंसलेस है। और इन सब के बावजूद पुलिस ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में इसे सीधा सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन ट्विसा के परिवार ने एक ऐसा सवाल उठाया जिसने पूरे इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। सीसीटीवी फुटेज की उस स्क्रीन पर डेट साफ दिख रही थी, 10 मई, जबकि रियल इंसिडेंट हुआ था 12 मई को। क्यों? क्या किसी ने जानबूझकर सीसीटीवी का सिस्टम और उसके टाइम स्टैम्प्स के साथ मैनिपुलेशन किया था? इन्वेस्टिगेटर्स अभी इसकी फोरेंसिक जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये एक अनएक्सप्लेन्ड राज है। इनिशियली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और उसने वो बात बोली जो ट्विसा शर्मा खुद कभी नहीं बोल सकती थी। बॉडी पर मिले एंटीमोर्टम इंजरीज, यानी वो चोटें जो मौत से ठीक पहले लगी थी। 4 इंजरीज लेफ्ट आर्म पर, एक फिंगर पर और एक सिर पर। क्वेरी रिपोर्ट ने साफ किया कि ये चोटें बॉडी को हॉस्पिटल ले जाते वक्त नहीं लगी थी, मतलब कोई उसे पहले से मार रहा था। अगर ये सुसाइड था तो मौत से पहले की ये चोटें कहां से आई? लोकल प्रोब पर लैप्स का आरोप लगाकर परिवार ने सेकंड ऑटोप्सी की मांग की। मामला इतना संगीन हो गया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर एम्स दिल्ली की एक 4 मेंबर की एक्सपर्ट मेडिकल टीम को स्पेशल फ्लाइट से भोपाल भेजा गया। और तभी देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुओ मोटो कोग्निजेंस लिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस अननेचुरल डेथ पर रजिस्टर किया एक हिस्टोरिकल केस, एलिज्ड इंस्टीट्यूशनल बायस एंड प्रोसीजरल डिस्क्रिपेंसीज इन द अननेचुरल डेथ ऑफ अ यंग गर्ल एट हर मैट्रिमोनियल होम। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक टोरी डेथ केस में कोर्ट ने साफ कहा कि वो इस नैरेटिव से दुखी हैं कि एक पुरानी जज मां एक लॉयर पति की वजह से सिस्टम आरोपियों को शील्ड कर रहा है। अदालत ने जुबान दी कि इंसाफ इम्पार्शियल होगा। 24 मई दिल्ली एम्स की टीम ने लगभग 3 घंटे तक चली मेटिकुलस सेकंड ऑटोप्सी कंप्लीट की और 24 मई की ही शाम को 12 दिन के लंबे और दर्दनाक इंतजार के बाद भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर ट्विसा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 24 मई को उनका शरीर मिट्टी में मिल गया, लेकिन उनकी बॉडी पर मिले उन चोटों के निशान कानून की उन दीवारों से आज भी एक ही सवाल पूछ रहे हैं। 12 मई की रात खत्म होते ही 13 मई को रात ठीक 12:05 पर एम्स भोपाल के डॉक्टर्स पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि ट्विसा शर्मा को हॉस्पिटल डेड लाया गया है। लोग सोचेंगे कि अगला कदम फिर क्या होगा, लेकिन कानून के इस घराने में ऐसा नहीं हुआ। और शायद आप लोगों को ये बात सुनकर हैरानी हो कि 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, बल्कि पूरे 48 घंटे भोपाल पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने में 2 दिन लग गए। 15 मई की रात 2:36 पर पहली सरकारी रिपोर्ट दर्ज होती है। ट्विसा का परिवार चिल्लाता रहा कि ये इंस्टीट्यूशनल बायस है, ट्विसा के आरोपियों को सिस्टम शील्ड कर रहा है। और जब तक एफआईआर की इंक सूखती, प्राइम एक्यूज समर्थ सिंह भोपाल से गायब हो चुका था। एक क्रिमिनल लॉयर, एक जज का बेटा कानून से ही भाग रहा था, जिसके चलते पुलिस को उस पर 30,000 रुपये का इनाम रखना पड़ा। 10 दिनों तक सिस्टम को डोज करने के बाद 22 मई को समर्थ सिंह जबलपुर कोर्ट पहुंचता है। चेहरे पर मास्क, गोगल्स और गमछा लपेटे हुए वो पुलिस के सामने सरेंडर करने नहीं, बल्कि कानून के लूप्स का यूज करके ट्रायल कोर्ट में अपनी मर्जी से दाखिल होने आया था। ट्विसा की मौत 12 मई को, रिपोर्टिंग 13 मई को, एफआईआर 15 मई को और सरेंडर 22 मई को। इन डेट्स के हेर फेर में एक बात बिल्कुल साफ थी। 15 मई 2026 ट्विसा की मौत के सिर्फ 3 दिन बाद, जब परिवार सदमे में था, तब रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने भोपाल सेशन कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले ली, प्रे अरेस्ट प्रोटेक्शन। एक ऐसी औरत जिन्होंने पूरी जिंदगी कानून की कुर्सी पर बैठकर फैसले सुनाए, उन्होंने उसी कानून को अपने लिए एक ढाल बना लिया था। लेकिन कानून के घर में चलने वाला ये गेम ज़्यादा दिन तक नहीं चला। 27 मई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस एंटीसिपेटरी बेल को क्वाश कर दिया, इसे रद्द कर दिया। जस्टिस देव नारायण मिश्रा ने अपने ऑर्डर में साफ लिखा कि लोकल सेशन कोर्ट ने इस हाई प्रोफाइल केस की बेसिक केस डायरी तक को ठीक से नहीं देखा। हाई कोर्ट ने नोट किया कि सेशन कोर्ट ने न ही विटनेस के स्टेटमेंट्स देखे, न ही परिवार के संगीन आरोप, न ही ट्विसा शर्मा के व्हाट्सएप चैट्स और न ही पोस्टमार्टम की एंटीमोर्टम इंजरीज। कोर्ट ने सीधे लहजे में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत और मौत से पहले की चोटें चीख चीख कर डिमांड कर रही है कस्टोडियल इंटरोगेशन की। अगले ही सुबह 28 मई 2026 सीबीआई की एक बड़ी टीम कटारा हिल्स वाले घर पहुंचती है। सुबह करीब 10:30 बजे से लेकर शाम के 5:10 तक पूरे 6 घंटे तक एक पुरानी डिस्ट्रिक्ट जज से उन्हीं के घर में क्रॉस इंटरोगेशन चलती है।
और शाम ठीक 5:10 पर सीबीआई गिरिबाला सिंह को फॉर्मली अरेस्ट कर लेती है। एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों को कोर्ट के कटघरे में खड़ा रखा, आज खुद एक आरोपी बनकर कानून के सामने खड़ी थी। सीबीआई कोर्ट ने पहले इन्हें कस्टडी में भेजा और फिर दोनों माँ बेटे को 14 दिन की जुडिशल कस्टडी में भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया गया। आप लोगों को क्या लगता है, ये सुसाइड था या फिर कुछ और? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और सच को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।